मुनासिब नहीं है बेटा। सबाहुद्दीन ने उसे उसी वक्त शादी की पेशकश कर दी थी। सनेहा सुल्तान और मैं इससे तंग हैं और हम दोनों पाकीज़ा को भी नहीं जानते। अब्दुल कादिर कहते हैं कि सबाहुद्दीन पाकीज़ा के मामले पर हार नहीं मानेगा। बीदार खातून कहती हैं कि आप भी तो वैसे उससे शादी नहीं करना चाहते थे। इस पर अब्दुल कादिर कहते हैं कि अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और सबाहुद्दीन के जज्बात मेरे लिए कुछ मानी नहीं रखते वालदा, मैं पाकीज़ा से ही शादी करूंगा। दूसरी तरफ बारबूस का नया कारिंदा काम करने वाली जगह पर पहुंच जाता है। उसे देखकर वहां मजदूर छुप जाते हैं। वो कहता है कि हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है, तुम लोग अभी फौरन इस गोदाम को छोड़ दो। जितना जल्दी आप जाएंगे इतना ही जल्दी जिंदा रहना यकीनी हो जाएगा। ये मेरी आप लोगों को आखिरी तंबीह है, जैतून के तेल के लिए अपनी जिंदगी को दाव पर न लगाओ। अगर तुम लोग फहीम पाशा को बताओगे कि ये तुमने जान बचाने के लिए किया तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम मजदूर बाहर निकल आते हैं, लेकिन बारबूस का आदमी उन्हें मार देता है। इसके बाद वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि सब कुछ जला दो। उधर फहीम पाशा अपने आदमी से कहते हैं कि क्या आपको समझ आई कि अफ्यून से कैसे जान छुड़ानी है। सिपाही कहता है कि हम इसे शहर से बाहर जला देंगे। इतने में फ्रेडो वहां आता है और कहता है कि गोदाम में आग लग चुकी है, उन्होंने हमारे आदमी भी मार डाले। फहीम पाशा शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तदाबीर कर लो, क्या तुमने एक एक करके मुझे नहीं समझाया। मैंने कहा था कि मुझे मौत की आवाज आ रही है। वो होते कौन है मेरे आदमियों को मारने वाले। अगर मैं फहीम पाशा हूँ तो शाम से पहले इनकी नमाज का ऐलान करा दूंगा। ये कहते हुए फहीम पाशा शदीद गज़बनाक हो जाते हैं। मंजर पलटता है और तहसीन पाशा सुल्तान के सामने पेश होते हैं। वो सुल्तान को कुछ अखबारात पेश करते हैं और कहते हैं कि ये शाम और लबनान में छपे हैं और ये अलग से पाया तख्त के अखबार हैं और वो मेरे सुल्तान आज़ोरी को एक बहुत ही अक्लमंद आदमी कह रहे हैं। वो अरबी लोगों का नुमाइंदा भी हो सकता है। कहा जाता है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। सुल्तान कहते हैं कि हमने गालिब आफंदी से पूछा और उन्होंने भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ये आदमी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास से कोई अलामत नहीं मिली। तहसीन पाशा कहते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि असल में वो कौन है। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि उस्मानियों ने हमेशा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया और उसने नकीबुल अशरफ को इसलिए ढूंढा इसलिए कि ताकि सैयदों और शरीफों को दुनिया की मुश्किलात से बचाएं। इसके बाद सलीम पाशा को तहसीन पाशा के कमरे में दिखाया जाता है। सलीम पाशा कहते हैं कि खबरें रुक नहीं रही, क्या आपके पास आज़ोरी के सैयद न होने की दस्तावेजात नहीं है क्या? वो हम सहाफियों को दिखाएंगे। तहसीन पाशा कहते हैं कि ठीक है पाशा, अगर ऐसा है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? सलीम पाशा कहते हैं कि हम इस हुकूमत के पाशा हैं, हमें इसका सारा बोझ अपने आका पर नहीं डालना चाहिए। इसके बाद मंजर पलटता है और अब्दुल कादिर पाकीज़ा के घर पहुंच चुके होते हैं। वो उसकी बहन को कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। दूसरी तरफ सबाहुद्दीन महमूद पाशा के साथ बारिश में भीगते हुए आ रहे होते हैं। महमूद पाशा कहते हैं कि हमें हर दरवाजे पर जाकर ये अखबारात बांटने हैं। सबाहुद्दीन कहता है ये तो कल के अखबारात हैं। जिस पर महमूद पाशा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इनके लिए जिन्होंने कल मेरा कालम नहीं पढ़ा वो आज पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ सकते इसके लिए आप पढ़ोगे। इसी दौरान अब्दुल कादिर भी पाकीज़ा की बहन के साथ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। पाकीज़ा की बहन कहती है कि मेरे शहजादे, आपकी ये ख्वाहिश हमारे लिए एहतराम है, लेकिन पाकीज़ा काफी हसास और रहम दिल लड़की है। अपनी हरकत पर मैं माजरत चाहती हूँ, वो इसके लिए काफी बुरा था। सबाहुद्दीन आफंदी ने इसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करने की कोशिश की और इसीलिए मैंने हाँ कह दी। उसे यकीन था कि वो एक अच्छा इंसान है। जिस पर अब्दुल कादिर कहते हैं कि क्या सबाहुद्दीन एक अच्छा इंसान है? पाकीज़ा की बहन कहती है कि सबाहुद्दीन आफंदी ने यकीनन गलती की। अगर पाकीज़ा ने सुना होता, इसे पता होता तो सबाहुद्दीन के बारे में सोचती भी ना। इसके बाद सनेहा सुल्तान और खदीजा के शौहर को दिखाया जाता है। सनेहा सुल्तान कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा रहा होगा। इस पर पाशा कहते हैं कि जब हम कस्बे में खदीजा सुल्तान के साथ थे तब हमने तलाक का फैसला कर लिया था। जब हम पाया तख्त वापस जाएंगे। सनेहा सुल्तान कहती हैं कि क्या हुआ, क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पाशा कहते हैं कि खदीजा सुल्तान ने सोचा कि ये ज्यादा मुनासिब है, सारी गलती मेरी है, मुझे खदीजा सुल्तान से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी।
जबकि मुझे पता था कि वो एक मरहूम कप्तान से मोहब्बत करती है। क्या कोई शख्स एक मरहूम शख्स से हसद कर सकता है? लेकिन मैं करता था, मगर अब मैं बहुत गैर संजीदा हूँ। मैं खदीजा सुल्तान के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि वो जब चाहें अलग हो जाएं। उधर फहीम पाशा के पास मनोल मिलने के लिए आता है। फहीम पाशा सोचते हैं कि जो कोई हमारे पास अफयून के मसले के लिए आएगा वही हमें गोदाम में आग लगाने वालों के मालिक का पता देगा। कुछ सोचने के बाद फहीम पाशा कहते हैं कि मुझे ये अंदाजा लगाना चाहिए कि तुम वो शख्स होगे जो सबसे पहले आओगे। मनोल कहता है कि किस बारे में? फहीम पाशा कहते हैं कि हमें मेहमान पसंद हैं, फ्रेडो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मनोल कहता है कि पाशा, मैं यहाँ आपके पास एक पेशकश लेकर आया हूँ। जो लोग अफयून के काम में मुलव्विस हैं वो कह रहे हैं कि जो सजा फहीम पाशा हमें देंगे वो हमें कबूल है। हम अपना जजिया देंगे और हम अपना सामान भी वापस ले लेंगे। फहीम पाशा कहते हैं कि तुमने तो खुद को बेच डाला और तुम चाहते हो कि मैं भी खुद को बेच दूं। मनोल कहता है कि कैसे पाशा, मेरा मतलब है कि आप जजिए के बदले में अफयून बेचेंगे क्या? फहीम पाशा कहते हैं कि पैसे बताओ, जिस पर मनोल कहता है कि 500 फ्रैंक्स। फहीम पाशा सुनकर कहते हैं कि पैसे तो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है इन्हें बता दो कि हम इनका सामान भेज देंगे। मनोल बाहर निकलते ही अपने सिपाहियों को कहता है कि फहीम पाशा अफयून बेच देगा, पैसा उसकी कमजोरी है। इन सब के पीछे उस्मान भी मौजूद होता है और वो सोचता है कि आप रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद उस्मान मैयत आफंदी के पास पहुँचता है और कहता है कि ये कैसे नक्शे हैं। मैयत आफंदी कहता है कि ये पाया तख्त के नक्शे हैं, मैं इन्हें याद कर रहा हूँ। उस्मान, अब जंग आने वाली है, इसीलिए हमारे सुल्तान ने हमें जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें लगता है कि जो अमन हवा में उड़ा रहा है वो तूफान में बदल जाएगा, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उस्मान कहता है कि क्या हम फहीम पाशा से लड़ेंगे? क्या वो सही आदमी है? मैयत आफंदी कहता है कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। उस्मान, अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो। उस्मान कहता है कि फहीम पाशा अफयून बेच रहे हैं। मैयत आफंदी कहता है कि हम किस इंतजार में बैठे हैं, हमें तो उसे जाकर रोकना होगा। जिस पर उस्मान कहता है कि अगर ये फहीम पाशा का कोई मंसूबा हुआ तो क्या होगा? मैयत आफंदी कहता है कि वो हमें अपना मंसूबा बताएगा या वो बगैर बताए कोई मंसूबा बनाएगा। इसके बाद महमूद पाशा और सबाहुद्दीन को एक होटल में दिखाया जाता है। इतने में वहाँ हर्जल भी पहुँच जाता है। महमूद पाशा कहते हैं कि एक अखबार हर्जल को भी दे दो बेटा, इन्हें मेरा आर्टिकल पढ़ना चाहिए। हर्जल कहता है कि आपने ऐसा क्या लिखा है पाशा? महमूद पाशा कहते हैं कि आजकल खलीफा पर बहुत से हमले किए जा रहे हैं, मैंने उनसे जंग का ऐलान किया है। हर्जल कहता है कि आप वजीर आजम की कुर्सी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महमूद पाशा, अगर आपको वो मकाम मिल गया तो आप अपने पुराने दोस्तों और साथियों को न भूलिएगा। महमूद पाशा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है हर्जल। दूसरी तरफ सुल्तान तहसीन पाशा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक आम से नकीबुल अशरफ से किसी को क्या मसला हो सकता है? क्या इन पर कोई कर्जे थे या कोई दुश्मन थे? तहसीन पाशा कहते हैं कि वो इस्लामी आदाब का ख्याल रखने वाले आदमी थे, उनका किसी के साथ कोई मसला भी नहीं था। सुल्तान कहते हैं फिर उन्हें क्यों कत्ल किया गया? तहसीन पाशा कहते हैं कि हम नहीं जानते, ताहम नकीबुल अशरफ की किताब यहाँ है। सलीम पाशा ने सहाफियों को बुलाया। सुल्तान कहते हैं कि सलीम पाशा ने किन सहाफियों को बुलाया है? जिस पर तहसीन पाशा कहते हैं कि मेरे ख्याल से इसलिए कि सहाफियों को दिखाएं कि फला आजोरी का नाम कापी में नहीं है। सुल्तान हैरान होते हैं और कहते हैं कि सलीम पाशा हमसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं? गफलत की जंजीरों में एक और जंजीर का इजाफा नहीं होना चाहिए पाशा, सहाफियों का मसला मुलतवी कर दें। तहसीन पाशा कहते हैं कि सलीम पाशा अभी सहाफियों के साथ नाम देख रहे होंगे। दूसरी तरफ सलीम पाशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी होती है। सलीम पाशा कहते हैं कि हम एक इंसान जो खलीफा होने का दावा करता है इसका झूठ वाजे कर देंगे। हमारे सुल्तान ने सैयदों और शरीफों के नामों का रिकॉर्ड एहतियात से रखा है, अब बिल्कुल आपके सामने हम इस झूठ को जाहिर कर देंगे। सलीम पाशा किताब खोल लेते हैं और सहाफियों के सामने रख देते हैं। सिपाही वो किताब उठाकर सहाफियों को दे देता है। सहाफी पढ़ के कहता है कि फला आजोरी का नाम यहाँ है, इनके आबाओ अजदाद लबनान से हाशमी कबीले में गए। इसके बाद खदीजा सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा को दिखाया जाता है। खदीजा सुल्तान कमालुद्दीन को कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप नईमे सुल्तान के साथ खुश रहें। कमालुद्दीन कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए। इतने में खदीजा सुल्तान के शौहर वासफी आफंदी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो इनकी गुफ्तगू को गौर से सुनने लगते हैं। खदीजा कह रही होती है कि जो अल्फाज आपने कहे मेरे लिए कुछ मानी नहीं रखते, क्योंकि मैं आपके दिल को चाहती हूँ। आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं आपसे करती हूँ। वासफी आफंदी ये तमाम गुफ्तगू सुन लेते हैं।
जब वो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं तो कमालुद्दीन को खदीजा सुल्तान के साथ पाते हैं। खदीजा सुल्तान मजीद कहती है कि आपकी नईमे से शादी इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। इतने में खदीजा सुल्तान वासफी आफंदी को देख लेती है। इसके बाद सलीम पाशा को सुल्तान के सामने पेश दिखाया जाता है। सुल्तान कहते हैं कि आप हमें दिखाए बगैर सहाफियों को कापी दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं पाशा? आप बैठे और आपने सोच लिया कि हम आका के अहकामात के बगैर ही इस मसले को संभाल लेंगे। सलीम पाशा कहते हैं कि मुझे माफ कर दें, मैं चाहता था कि आपकी मसरूफियात को कम कर दूं। हमने सहाफियों के साथ किताब का मुआयना किया। हम उन्हें दिखाना चाह रहे थे कि फलाह आजोरी का नाम इसमें नहीं है, लेकिन फलाह आजोरी का नाम सैयदों में लिखा हुआ था। वो अपने बाप की तरफ से सैयद हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि गालिब आफंदी ने हमें बताया कि ये आदमी सैयद नहीं हो सकता। सारी चीजें उलझन का शिकार हैं पाशा। इसके बाद फलाह आजोरी को दिखाया जाता है। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा कर रखा होता है। वो कहता है कि खिलाफत कुरैश से नहीं की जा सकती। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाया था। अब उनके काबिल एहतराम अल्फाज को साबित करने का वक्त आ चुका। जो खिलाफत छीनी गई थी, अब इससे इसके असली हकदारों को आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने का वक्त आ चुका। आपने वो खबर पढ़ी होगी जो कि मेरे सैयद होने की तस्दीक करती है। हमारी मोहतरम लड़ी का खानदान से बाहर चले जाना। क्या आप अब्दुल हमीद को खलीफा देखना चाहते हैं या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को देखना चाहते हैं? वहाँ मौजूद तमाम लोग नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं। फलाह आजोरी कहते हैं कि हम दमिश्क जाएंगे, फिर लबनान और अपनी खिलाफत का वहाँ के भाइयों और बहनों को ऐलान कर देंगे, मगर पहले हम अब्दुल हमीद के खिलाफत लेकर जाएंगे। इसके बाद गैरेटर वुडबेल को दिखाया जाता है। वो कुछ अखबारात का मुआयना कर रही होती है। इतने में वहाँ बारवोस भी पहुँच जाता है। बारवोस कहता है कि आपकी मंसूबा बंदी काफी दूर तक है। बेल कहती है कि ये मेरा काम है बारवोस। अगर मशरिक की बकसरत जमीनों के साथ मेरे हाथ गर्द आलूद होते हैं तो मैं हाथों को गर्द आलूद करना चाहती हूँ। बारवोस कहता है कि आप काफी रोमानवी हैं, आप ऐसे मसला को हल नहीं कर सकती। बेल कहती है कि मैं तशद्दुद से मसला सुलझने की बजाय रोमानवी मासूमियत को चुनूंगी। आजूरी लबनान जाएगा और जो लोग इसके पास आएंगे उन्हें वो एक बेहतर दुनिया देगा। ये कहकर बेल वहाँ से चली जाती है। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।